हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं हिंदी क्लास 10th कोर्स बी का चैप्टर जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पाकार शैलेंद्र। चलिए अपनी एनसीईआरटी की बुक्स सारे खोल के रखिए, पेंसिल हाथ में रखिएगा, जो मार्क करवाऊंगी मार्क करते जाना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ब्रीफली देखा जाए तो इसमें एक बुक जो मूवी है उसके बारे में बात की गई है, जो कि कोई कवि लिखता है। तो कवि जो है जब एक कैमरे की रोल पे तस्वीरें दिखाता है, मूवी दिखाता है, तो वो कैसे कैसे दिखाता है। इस मूवी के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और इन्हें एशियन शोमैन के नाम से जाना जाता था। तो देखिए चैप्टर पढ़ेंगे आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले पेज पे आ जाएंगे तो क्या है, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर के गहन आत्मविश्वास भर दिया। अब जो संगम की अद्भुत सफलता थी उसने राज कपूर के अंदर, राज कपूर इस जो मूवी है इनके हैं एक, ठीक है, बताते हैं आपको क्या है, उनको आत्मविश्वास से भर दिया। उनकी एक फिल्म में निर्माता की घोषणा की, मेरा नाम जोकर, अजंता और मैं और मेरा दोस्त, ये 3 मूवीज़ उन्होंने जो थी वो बनाई। और एक और थी सत्यम शिवम सुंदरम। ये 4 मूवीज़ थी, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, और एक थी सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 की बात है, जब राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माता मतलब शुरू की थी, उसको बनाने के लिए ना 6 साल लग गए थे। और उस 6 साल के बीच में जो राज कपूर थे उन्होंने और भी बड़ी सारी मूवीज़ जो थी वो कर ली थी, ठीक है। 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अनगिनत कई फिल्में प्रदर्शन हुई। मेरा नाम जोकर में ज़्यादा टाइम लग गया था उन्हें, ठीक है, जिनमें से एक थी जो सन 1966 में प्रदर्शन कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम वाली फिल्म थी। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की स्वकष्ट भूमिका अदा की है। यह नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिकृत और सेल्यूलाइड पर पूरी वो मूवी है वो शो की गई थी। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। सेल्यूलाइड मतलब कि कैमरे के रोल पे लिखी हुई एक फिल्म थी, ठीक है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। जो शैलेंद्र थे वो इसके राइटर थे, राज कपूर इसके जो थे वो किरदार निभाते हैं, वो मतलब एक एक्टर थे, ठीक है। और एक और जो है फीमेल एक्टर का भी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। अंतिम और पहली फिल्म थी, मतलब पहली फिल्म लिखी थी। तीसरी कसम को राज कपूर राष्ट्रीय सब जो है वो मतलब बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि राष्ट्रपति सर्वप्रथम मिला। उसके बाद बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुस्तकों का द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा मास्को को फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को पुरस्कारित किया गया। और इसी के साथ कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफ़ें हुई, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो है तारीफ़ें हुई। फिल्म के गाने बहुत फेमस थे, परंतु बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका सामना भी करना पड़ा, वही इसमें दिखाया है। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशील पूरी जो है वो दिखाई गई है कि वो कैसे कैसे अपना जो करते हैं, फिल्म दिखते हैं, उनकी क्या भावना होती है कि लोगों को जो है वो अर्थ वाली फिल्म देनी है, मतलब जो फालतू की चीज़ें दिखाई जाती है वो नहीं दिखानी, ठीक है, इस तरह से। और उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसे सच्ची कवि हृदय ही बना सकता है। कोई कवि बना सकता है, कोई राइटर नहीं बना सकता, ठीक है, मतलब फिल्मकार नहीं बना सकता, सिर्फ कवि हृदय बना सकता है। वो इस तरह से करते थे, जैसे कि 4 दिशाओं को 10 दिशाएं बताना, इस तरह से देखना आगे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे। अब इसका क्या अर्थ है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे, मतलब उन्होंने जो भी कैरेक्टर में बोलना है वो उन्होंने बोला था। देखो इतनी सी लाइन में आपको कितना कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसका अर्थ ये है कि शैलेंद्र ने जो लिखा था वही तो राज कपूर ने बोलना था, वही तो फिल्म के निर्माता थे शैलेंद्र। राज कपूर तो एक्टर थे ना, ठीक है। राज कपूर ने अपने अन्य सहयोगी की फिल्म में जो है वो उन्नति की तमत के साथ काम किया। किसी जो है वो परमेश्वर की, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वो किरदार जो है वो निभाया, ठीक है। उसके बाद है कि शैलेंद्र ने लिखा था कि राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने जो है वो उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। जब शैलेंद्र अपना आइडिया लेकर
राज कपूर के पास गए तो राज कपूर उसी वक्त मान गए कि ठीक है, ओके ओके, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले और एकदम से गंभीरतापूर्वक बोले कि मेरा मेरा पारिश्रमिक जो है एडवांस देना होगा, कि मेरा जो मतलब जो भी मुझे देना है फिल्म के एक्टर को तो मुझे देना ही पड़ेगा, राइटर को। तो वो कहता मुझे एडवांस पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर ज़िंदगी भर की दोस्ती को बदले में ये चीज़ कहेगा, ठीक है। तो शैलेंद्र का जो है वो मुरझा हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए बोला, तो वो जो थे मजाक कर रहे थे, देखना, मुस्कुराते हुए बोला, मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोला मुस्कुराते हुए, उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि यहाँ पे कहाँ गया, मुस्कुराते हुए बोला, देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए बोला, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, मतलब मुझे 1 रुपया ही चाहिए, पूरा एडवांस, ठीक है, मतलब पूरे ही पैसे मैं इतने ही लूँगा, मतलब बहुत कम पैसे ले रहे थे उन्होंने। शैलेंद्र राज कपूर की इस यातना मस्ती को परिचित थे, उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसे मस्ती की होगी। एक निर्माता के रूप में बड़े ही व्यवहारिक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, चक्कर खा जाते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि फिर शैलेंद्र ने फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वप्रथम अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छी फिल्म सच्ची मित्र की हैसियत जो थी वो निभाई और उन्होंने फिल्म के लिए कह दिया कि हाँ मैम। फिर उन्होंने जो फिल्म में होने वाली असफलताओं के बारे में भी आगाह करवाया किसी शैलेंद्र को कि ऐसे मत करना, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था, शैलेंद्र की तो पहली फिल्म थी ना, ठीक है। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की कोई कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि से सुख की अभिलाषा थी। कहते कि उन्होंने धन संपत्ति के लिए फिल्म नहीं बनाई थी। किसने धन संपत्ति के लिए? शैलेंद्र ने। उनको सिर्फ था कि वो अपने शौक के लिए बना रहे थे, उन्हें धन संपत्ति का कोई ऐसी कामना नहीं थी। तीसरी कसम जो थी उसमें कितनी ही महान फिल्में क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक जो थी वो दुग्ध सत्य है कि इसी प्रदर्शन करते हुए बेशुमार विवल मिले, ठीक है। उसके बावजूद भी इसमें तीसरी कसम जो थी वो राज कपूर और विहमा रहमान, ये जो फीमेल एक्टर हैं, ये यहाँ पे आपको दिखेंगे, विहमा रहमान जो थी, और उन्होंने जैसे नामजद सितारे थे, मतलब नामजद सितारे मतलब बहुत फेमस सितारे, ठीक है। शंकर जयकिशन जो थे उनका वहाँ पे संगीत था, जिन्होंने जो गाने वगैरह बनाए थे, जिनके लोकप्रिय गाने थे उन दिन, ठीक है, 7वें आसमान पर थे और उनके गीत की फिल्म में प्रदर्शन में पूर्व ही बेहतर लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म के खरीदने वाला कोई नहीं था। अब ये क्वेश्चन आएगा, इस फिल्म को खरीदने वाला कोई क्यों नहीं था? देखिएगा, दरअसल इस फिल्म में संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले के गणित गाने जानने वाले के समझ में नहीं आती थी, मतलब कि जो अनपढ़ लोग थे ना उनको ये फिल्म नहीं समझ आ सकती थी, ठीक है। उनको ये फिल्म नहीं समझ आ सकती थी। कारण क्या था कि उसमें रची बसी करुणा जो तराजू था, तोला जा सकता था वाली चीज़ नहीं थी। इसीलिए जो थी वो बेशुमार जो तीसरी कसम है वो रिलीज़ हुई तो उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब गई कब आई मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब जैसे फिल्म आती है तो जो थिएटर वाले होते हैं वो ख़रीदते हैं पहले, फिर उसे शो करते हैं, पर ख़रीद ही नहीं आता थिएटर वाला, क्योंकि उस फिल्म को लोगों को समझ ही नहीं आने थे जो कि अनपढ़ थे, ठीक है। उस टाइम पे लिटरेसी भी बहुत कम होती थी ना, है ना भाई। चलो आगे देखो, अब देखते हैं कि क्या था। ऐसा नहीं था कि शैलेंद्र 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में रहने हुए भी यहाँ तक तौर तरीके नहीं नफासित थे, परंतु उनमें जो थी उलझने की उनकी आध्यात्मिक नहीं खो सकते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गाना था, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसके अंतर ही एक पंक्ति थी, रातें दसों दिशाएं, ये ध्यान सुनना, ये जो गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से क्यों डरता है दिल, इसमें से एक जो लाइन थी वो क्या थी, रातें दसों दिशाओं से कहने अपनी कहानियाँ। अब होती तो 4 दिशाएं हैं, पर कवि का हृदय था, उसने 10 दिशाएं लिख दी।
अब ये जो चीज़ थी वो लोगों को समझ नहीं आती थी। लोगों को कहते थे 4 दिशाएँ होती हैं, 10 दिशाएँ कहाँ से आ गई, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो थी वो दिखाया था, ठीक है। इसमें आपत्ति की और कि वो संगीतकार ने जयकिशन जो थे उन्होंने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ जाते हैं, 10 दिशाएं नहीं समझते। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए नहीं तैयार हुए। उनका दृढ़ जो था वो यही था कि वह दर्शकों की रुचि की आड़ में, ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि वे जो दर्शकों की रुचि की आड़ में वो नहीं कर सकते थे इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो कि उन्होंने 10 दिशाएं वो कहते समझ नहीं सकते। कौन कहते थे ये कमेंट में आप लिखना, चलो बता देती हूँ। संगीतकार जयकिशन कहते थे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें बदलाव नहीं लाऊंगा, मैं दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें जो है उथलेपन को उनका पर नहीं थोपना चाहिए। मतलब कि जैसे कि कुछ चीज़ समझनी है तो मैं बदलाव नहीं करूँ, मतलब वो चेंज नहीं करना चाहते थे उस चीज़ में, ठीक है। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिश्रम का प्रत्यय करे। मतलब कि कलाकार को देखना चाहिए कि हाँ जो लोग हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को कि नहीं, पर वो शैलेंद्र नहीं कहते थे। अब और उनका यकीन गलत नहीं था। यह नहीं कि वे बहुत अच्छी गीत भी जो उनके लिखे बेहतर लोकप्रिय थे। शैलेंद्र ने झूठ अभिजाता को भी नहीं अपनाया। उन्होंने जो इस तरह से जो अब झूठ अभिजाता मतलब जैसे फिल्में होती हैं, मुक्का मारते हैं वो पीछे से उड़ जाते हैं, और जैसे होता ना इस तरह से, वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते थे। उनका गीत भाव प्रकट थे, जैसे कि दुरह नहीं, जैसे मेरा जूता है जापानी पतलून हिंदुस्तान, सर पर लाल टोपी पहने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो इस तरह से वो गीत जो थे वो शैलेंद्र ही लिख सकते थे, जो ऐसे गीत थे, ठीक है। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए यही विश्वास उनकी ज़िंदगी की थी कि वह उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा ही साबित किया था। जो भी उनके मन के अंदर ऐसी चीज़ें थी, ठीक है, वो उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा ही जो है वो शो की थी। तीसरी कसम, यदि एकमात्र जो है वो क्या थी कि नहीं तो चंद उन फिल्मों में से जिन्होंने साहित्यिक रचना में 100% न्याय किया हो, ठीक है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार की हीरामन बना दिया। अब हीरामन कौन है भाई? अब शैलेंद्र जो थे उनकी मूवी में जो राज कपूर थे, जो मेल एक्टर थे राज कपूर, उनको एक किरदार दिया गया था जिसमें वो हीरामन थे, गाड़ीवान थे। अब देख सकते हो गाड़ीवान थे वो, ठीक है, जो गाड़ी चलाते हैं। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई, सीढ़ी सबसे मतलब सस्ती सी साड़ी डलवाई हुए हीराबाई, वहमा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयां को बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी में किनारे, कजरी नदी में जगह के साथ में बताया कि जहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई, कजरी नदी के किनारे उठने बैठने रहीमा रहमान जब गीत गाते तो हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझाती है ना आप? तब हीराबाई जो हीराबाई है वो जुबान से नहीं आँखों से बोलती थी। मतलब बताया गया कि शैलेंद्र ने कैसी कैसी चीज़ें लिखी, किस तरह के किरदार दिखाए, ऊपर से जो एक्टर्स थे वो कितने अच्छे से कर रहे थे मूवी को। दुनिया भर के शब्द उस भाषा में अभिव्यक्त नहीं थे दे सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो दिखाया गया था, बोला गया था। ऐसी ही जो थी वो उन्होंने तीसरी कसम जो है बनाई। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते हुए गाड़ीवान चलंत मतलब मुसाफिर मोह में थे कि अपनी ही मस्ती में थे। वो टप्पड़ खा गाड़ी में हीराबाई जो थी वो जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ने गाते बच्चों को भी दिखाया गया था, ठीक है। और हुजूर लाली लाली डाल डोलियों में लाली दे दुल्हनिया, ये भी एक गाना था उनका, ठीक है। वो उन्होंने दिखाया था कि एक नौटंकी की भाई में अपनापन खोज लिया था। तो ये भी उनका गाना ही उन्होंने बताया कि जो गाड़ीवान था वो उन्होंने इस तरह से वो चीज़ें उन्होंने दिखाई। मूवी के बारे में वो बताते हैं शैलेंद्र। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे ज़िंदगी से दूर होते हैं। यदि शासद स्थिति का चित्र कम होता है तो उन्हें
उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब कि वैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है मूवी में। ठीक है। दुख का ऐसा विधित रूप प्रस्तुत होता है कि जो बुजुर्गों के आविनाते शोषण कर देते सके, मतलब कहते हैं कि ऐसे फिल्मों में इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे जो बुजुर्ग बेचारे इतने बूढ़े बूढ़े बैठे हैं ना, वो भी आंसू बहाने लग जाते हैं। ठीक है। और तीसरी किस्म की ये खास बात थी कि वहाँ पे दुख को भी सहज स्थिति में जीवन के रूप में दिखाया गया था, मतलब ऐसा नहीं था कि मुश्किल को दिखाया गया था, मुश्किल के साथ उसके समाधान को भी उस मूवी में दिखाया गया था। ठीक है। तीसरी किस्म की खास ये बात थी। ठीक है। उसके बाद है, मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि का कहा है, कि जो लेखक कहते हैं कि मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कहा, कवि कहा है। वह सिनेमा की चौकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन संपत्ति के कोसों दूर थे। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं जूझने का संकेत भी था, मतलब वे बहुत ही अच्छी तरह से लिखते थे। वो धन संपत्ति नहीं चाहते थे, वो सिर्फ ही अपने मन के लिए, यशोगान करने के लिए, बस अपने शौक़ के लिए वो लिखते हैं और जो है वो फिल्म बनाते हैं। प्रकृतियाँ में और मौजूद ही थी, जिससे अब हम जिसके वाला लाइन में पहुँच गए, जिसकी तरह अपनी मंजिल तक पहुँचना जा सकता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती और आगे बढ़ने का संदेश देती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी और सर्वश्रेष्ठ तत्व प्रदान किया और मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्भुत बन गया। ठीक है। सजनवा बेरे हो गए हमारी चिट्ठियाँ हो गई, ये इस तरह से उन्होंने गाना जो है वो गाया, मैं वो गाने के बारे में उनके बताया। राज कपूर जिन्हा सम्मिश्रण में कला, अब बताया गया कि उसे क्या क्या मिला, कैसे सम्मान मिला, क्या क्या खरीदार थे, वो सब चीज़ें अभी बताई जाएंगी फिर से। ठीक है। राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फिल्म है राज कपूर, जिन्हें सिलेक्शन और कला समग्र आँखों में बात करते हैं, कलाकार बनते हैं। तीसरी फिल्म में मासूमियत उनकी दिखाई गई है। ठीक है। और अभिनेता राज कपूर का ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं। ठीक है। वो बहुत ही मतलब सिंपल से आदमी हैं। जागते रहो में भी थे भी नहीं, मतलब उनका ऐसा किरदार दिखा जैसा कि वो जागते रहो फिल्म में भी नहीं था। ठीक है। जागते रहो में राज कपूर ने अभिनेता बहुत ही सराहा गया है, लेकिन तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर अभिनय नहीं करता। यह हीरामन के साथ मतलब एकाकर हो गया है, मतलब कि पूरा उसमें डूब जैसे गया, बस शरीर राज कपूर के, बाकी तो कह लो कि हीरामन उसके अंदर आ गया। हीरामन एक गाड़ीवान था जो सिंपल लाइफ जीता था, उसके बारे में कहानी। और खालिस देहाती बुच गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता था, यहाँ समझता है, दिमाग की नहीं। ठीक है। उसके बाद है, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनेता जीवन का बहुत मुकाम है। जब वह एशिया के बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे, मतलब इस फिल्म के बाद वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, और भी प्रसिद्ध हो गए थे, वैसे बहुत प्रसिद्ध थे वो। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बताया गया है कि उनका जो उसका अपना व्यक्तित्व एक बहुत ही मतलब अच्छा था, कि वो ऐसे थे कि उन्होंने एक बार भी, देखो 1 रुपया मांग रहे थे, पूरे डूब गए थे, अच्छे से किरदार निभाया, उस तरह से चीज़ें थी उनके पर। वही कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपूर्ण खुद हीरामन ही डल गए थे, मतलब पूरे बन गए थे, यही बार बार बताया जा रहा है। हीराबाई की फैन, और जो हीराबाई है जो फीमेल एक्टर थी, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। क्या नाम था इनका, जल्दी से कमेंट में लिखो। वहीदा रहमान था। कमेंट में क्या ही लिखोगे, मैं बता ही देती हूँ, मैं हर बार बता देती हूँ, कोई नहीं, एक होमवर्क ज़रूर दूँगी वैसे लास्ट में। ठीक है। अब हम आगे पहुँचते हैं। उसका अपना वृताव एक किवंदिंगपुर बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमाय व्यक्ति पूरी तरह हीरामन की आत्मा में ढल गई थी। वह यही हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपूर्व खुद हीरामन डल जाता है। हीराबाई की फैनू गिलासी बोली का रिझाता हुआ, जैसे मनुआ, नटुआ, इस तरह से वो शब्द जो है वो यूज़ करती हैं। जैसे बोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ हीराबाई और हीरामान, वो दोनों को याद रखना। ठीक है।
हीराबाई जो है वो वहीमा रहमान के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है। राज कपूर के लिए क्या किया गया था वो आप कमेंट में लिख दो जल्दी से, ठीक है। हीराबाई की तनीव सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व में जूझता हुआ सच्चाई हीरामन बन गया है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी है लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी, ठीक है। ये याद रखना, फणीश्वर नाथ रेणु ने ये तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी से छोटी बारीकियाँ फिल्म में पूरी तरह उतर गई। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी कहानी जिसका अभी हमने पढ़ भी लिया। फटाफट से हमने देखो सब चीज़ कवर कर ली और यही आपका चौथा चैप्टर था। अब मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। अब आपका क्या काम है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है। प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो अलग वीडियो में मिल जाएंगे। वैसे मैंने जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़ाए हिंदी के सारे प्रश्न साथ में करवा देती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, इस जो पूरी तीसरी कसम जो भी कहानी है, जो भी लिखा है इन्होंने, उसमें क्या था, तीसरी कसम में बताया क्या है। अगर हम गिनने चले ना तो बहुत ही प्यारी इन्होंने तरह से एक कलाकार और कवि को दिखाया है कलाकार के रूप में। तीसरी कसम यही नाम है इसका, ठीक है। तीसरी कसम शिल्पा शेर वो साहब चैप्टर में देख सकते हो लिखा हुआ है। अब इसमें था क्या, पहला तो ये था कि जो थे वो शिल्पा शैलेंद्र के बारे में उन्होंने बात की है कि वो कैसे व्यक्ति थे, ठीक है। और वो कैसे कैसे आप देख सकते हो कि वो कितने मतलब थे, कैसे थे। तो उसके बाद उन्होंने बात की है राज कपूर के बारे में। राज कपूर जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनकी जो फ़िल्में थी वो कौन कौन सी थी, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, मेरा नाम जोकर के बाद अजंता, श्री 420 या मैं और मेरा दोस्त, ये सब जो 4 कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, जो सॉरी फ़िल्में हैं, इनके नाम याद रखना। फ़िल्म जो है इनके याद रखना, फ़िल्म के नाम याद रखना। उसके अलावा वो 6 साल का गैप था और जो था उस 6 साल के गैप में उन्होंने 1966 में जो है वो ये वाली जो है फ़िल्म का मतलब काम करना उसमें शुरू कर दिया था। फीमेल जो थी उसमें उनका नाम क्या था, उनका नाम था वहीमा रहमान। उनका कैसा व्यक्तित्व था, उन्होंने कैसी साड़ी डाली थी, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है कि क्या मैंने बताया, ठीक है। आई थिंक आप रिकॉल कर पा रहे हो, वहीदा रहमान, ठीक है, रहमान उनका नाम था, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से जो थे वो शैलेंद्र का लिखने का भाव क्या था। धन दौलत की संपत्ति नहीं थी उन्हें, जो था वो पैसे का कोई वजह लालच ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि वो धन दौलत, तो वो कुछ कहते ही नहीं थे कि मुझे पैसा चाहिए या मैं इसलिए कराऊँ, नो। वो उन्हें धन दौलत से कोई भी लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने जो शौक़ के लिए वो है लिखते हैं, उन्हें धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं था। इसीलिए जो है उनके जो संगीतकार हैं जिनका नाम क्या था, जयकृष्ण, शंकर जयकृष्ण, वो उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, पर वो सातवें आसमान मतलब उनका गाने बड़े फेमस थे शंकर जयकृष्ण, ठीक है। शंकर जयकृष्ण जो थे वो इसमें संगीत भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें समझाया भी गया कि 10 दिशाएं नहीं होती, 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। पर वो समझे नहीं। वो कहते कि एक हमें कवि हृदय था उनका और वो इस चीज़ के साथ नहीं चलते थे, ठीक है। वो जो थे वो भावनात्मक शोषण करते थे। वो उन्होंने बहुत सारे बीच में गाने आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो 1 रुपये वाली बात भी उनकी याद रखना कि वो एडवांस पेमेंट चाहिए तो वो 1 रुपया जो था वो मांगते हैं पेमेंट के तौर पे, ठीक है। पेमेंट के तौर पे 1 रुपया मांगते हैं, ठीक है। तो यही पूरी चैप्टर के इर्द गिर्द बातें की गई हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा इससे। और अभी के लिए रुको, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, वो गलत बच्चा होगा जिसने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अभी नहीं लेना, इतनी मेहनत की, अपना नाम तो लिखने दो मुझे। चलो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, चलो।